तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में वीबीटी नाम से आए तो प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वीबीटी का मतलब ही होता है कि वी का मतलब वैलेंस, बी का मतलब होता है बॉन्ड और टी का मतलब होता है थ्योरी, यानी कि इसकी हिंदी हो जाएगी संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको चाहे वीबीटी नाम से पूछे या फिर संयोजकता आबंध सिद्धांत के नाम से पूछे तो आपको यही चीज लिखना होगा जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी की आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उपसंयोजन यौगिकों में आबंध की प्रकृति का अध्ययन सर्वप्रथम वर्नर ने किया था। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो उपसंयोजक यौगिक हैं या फिर आप जटिल यौगिक भी कह सकते हो, तो इनके बीच में जो आबंध बन रहा है यानी कि जो बंध बन रहा है उनकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड वर्नर ने किया था। ठीक है, वर्नर साहब का पूरा नाम है अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप अल्फ्रेड वर्नर भी कह सकते हो। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि लेकिन वर्नर द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत बहुत से आधारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहा है। यानी कि जो वर्नर साहब का जो सिद्धांत था वो बहुत से ऐसे कुछ प्रश्न थे जिनके बारे में वर्नर साहब का सिद्धांत व्याख्या न कर पाया, इसलिए वो हमारा क्या हो गया, वो सिद्धांत अमान्य कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्नर द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत बहुत से आधारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि अतः उपसंयोजन यौगिकों में बंधता की प्रकृति को स्पष्ट समझने के लिए कुछ नियम या कुछ सिद्धांत प्रतिपादन किए गए जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जब वर्नर साहब का सिद्धांत उपसंयोजक यौगिकों के बीच में जो बंध बन रहा है उसकी क्या नाम प्रकृति को नहीं समझा पाया, तो इसलिए कुछ और नियम प्रस्तुत किए गए जो निम्न प्रकार हैं। तो जिसमें से हम लोग एक पहला नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इस सिद्धांत में कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग ने दिया था। यानी कि जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इस सिद्धांत को किसने दिया था? लाइनस पॉलिंग ने दिया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि जो लाइनस पॉलिंग ने संयोजकता आबंध सिद्धांत में क्या क्या नियम दिया उसको हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त स्थान या कक्षक उपस्थित होते हैं। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो उपसंयोजक यौगिक है या फिर संकुल यौगिक है या फिर आप जटिल यौगिक भी कह सकते हैं, तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या जो आयन होता है, ठीक है, उसमें कहा जा रहा है कि जो उपसंयोजन जो संख्या होगी, जितनी उसकी उपसंयोजन संख्या होगी केंद्रीय धातु परमाणुओं में, या उतने ही क्या होंगे उसमें कक्षक होंगे। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर संकुल यौगिक है या फिर जटिल यौगिक है तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या जो आयन होता है उसकी जितनी उपसंयोजन संख्या होगी उतना ही उसके बराबर रिक्त स्थान या रिक्त कक्षक भी उपस्थित होंगे, ऐसा इसमें पहली पॉइंट में कहा गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणुओं में जो आयनों की जो संख्या है, जो उपसंयोजन संख्या अगर मान लो 4 है तो उसके पास जो रिक्त स्थान या जो रिक्त कक्षक वो भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। ये चीजें इसके कहने का मतलब है। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि जिसमें लिगेंडो द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनको वो क्या करते हैं? लिगेंडो द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उसमें समावेश होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी पॉइंट में देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक संकरित होकर के समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो आयन है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? आपस में संकरित होकर के, ठीक है, आपस में क्या करेंगे? संकरित होकर के या आपस में मिल करके या आपस में
क्रिया करके क्या करेंगे, एक समान ऊर्जा का नया रिक्त कक्षक या संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु में जो रिक्त कक्षक होते हैं वे क्या होंगे, आपस में मिल करके क्या करेंगे, एक संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे, यानी एक नए संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे जो कि उनमें जो ऊर्जा का मान होगा वो क्या होगा, पहले वाले के समान होगा। ठीक है, ये चीज कहा जा रहा है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि इन संकरित कक्षक की ज्यामिति निश्चित होती है, यानी कि जो संकरित कक्षक होते हैं उनकी जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है, वो निश्चित होती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एवं संकुल यौगिकों की ज्यामिति निम्न प्रकार है, यानी कि यहाँ पर संकुल यौगिकों की ज्यामिति निम्न प्रकार दी गई है। आपको इसी तरह से बोर्ड के एग्जाम में लिखना भी होगा प्यारे बच्चों, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर मैंने सारणी बना रखा है। ठीक है, इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 कॉलम बनाए। ठीक है, तो पहले कॉलम में हमारा उप सहसंयोजन यौगिकों की संख्या यानी उप सहसंयोजन संख्या, अगर जो संकुल यौगिक है या फिर जटिल यौगिक है तो उसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी वो यहाँ पर लिखा जाएगा। बाकी जो संकरित कक्षक होंगे यानी कि जितने उप सहसंयोजन संख्या होगी उतना ही रिक्त कक्षक होंगे और वो आपस में क्या होंगे, संकरित होकर के एक नए कक्षक का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इनकी जो ज्यामिति वो निश्चित होती है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ये हमारा दूसरा जो कॉलम है संकरण का है, यानी कि संकरण का प्रकार, यानी कि इसमें कौन सा संकरण बनाएगा, बाकी ज्यामिति कैसे होगी वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अगर मान लेते किसी यौगिक की उप सहसंयोजन संख्या 2 है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि किसी यौगिक की उप सहसंयोजन संख्या अगर 2 है तो उसके 2 कक्षक भी खाली होंगे, तो वे दोनों कक्षक आपस में संकरित होकर के कौन सा संकरण बनाएंगे, sp संकरण का निर्माण करेंगे। और ये sp संकरण का निर्माण करेंगे तो इनकी ज्यामिति कैसी होगी, एक रेखीय होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि अगर कोई यौगिक है उसकी उप सहसंयोजन संख्या 3 है तो ये क्या होंगे, आपस में संकरित होकर के इनके 3 कक्षक भी होंगे, तो ये सभी आपस में संकरित होकर के sp2 संकरण का निर्माण करेंगे और इनकी जो आकृति होगी या ज्यामिति होगी वो कैसा होगा, त्रिकोण समतल होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अगर मान लेते कि कोई उप सहसंयोजन यौगिक उसकी क्या उप सहसंयोजन संख्या 4 है तो इसके 4 कक्षक भी खाली होंगे। 4 कक्षक खाली होंगे तो वे आपस में संकरित होकर के एक नए कक्षक का निर्माण करेंगे, तो वो नया कक्षक कौन सा बनेगा, sp3 संकरण बनाएंगे। ठीक है, और इसकी प्रकृति या इसकी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, और इसी तरह से मान लेते अगर फिर 4 आपका उप सहसंयोजन यौगिक 4 है तो इस तरह के भी संकरण का निर्माण कराएंगे, वो कौन सा, dsp2 संकरण निर्माण करेंगे। अगर ये dsp2 संकरण होगा तो उसकी आकृति कैसी होगी, वर्ग समतलीय होगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि किसी यौगिक की उप सहसंयोजन संख्या 5 है तो उसके 5 कक्षक होंगे और 5 कक्षक होंगे तो वे सभी आपस में मिल करके क्या करेंगे, एक नए संकरित कक्षक का निर्माण कराएंगे। तो वो नया निर्माण क्या होगा, आपका dsp3 संकरण बनेगा और इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसा होगा, त्रिकोण द्विपिरामिडी होगा। ठीक है, यानी कि त्रिकोण के आकार का होगा और 2 पिरामिड के आकार का होगा, यानी कुछ इस तरह से पिरामिड का आकृति ये होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर नीचे भी होगा और इनके ये आपस में कक्षक का निर्माण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से द्विपिरामिडी त्रिकोण की ज्यामिति इसकी बनेगी। और इसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि अगर उप सहसंयोजन यौगिक 6 है तो उसमें 6 कक्षक भी खाली होंगे। 6 कक्षक खाली होंगे तो वे आपस में मिलकर के क्या करेंगे, एक नए संकरण का निर्माण करेंगे। वो नया संकरण हमारा कैसा बनेगा, d2sp3 संकरण का निर्माण होगा और इसकी आकृति कैसी होगी, अष्टफलकीय आकृति होगी। उसी तरह से मान लेते हैं कि अगर 6 फिर है उप सहसंयोजन यौगिकों की संख्या तो यहाँ पर उसका जो संकरित कक्षक होगा वो हमारा क्या होगा, sp3d2 होगा और इसमें जो आकृति होगी वो कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। ये चीज़ क्लियर होगा बच्चों। अब इसके आगे देखिए हम लोग कुछ और पॉइंट इसकी देखेंगे। तीसरे पॉइंट में देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यौगिक के संकरण तथा ज्यामिति के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक होंगे उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा वो अन्य यौगिक से क्या होगा, संकरित कर लेगा और उसके साथ क्या करेगा, ज्यामिति के अनुसार क्या हो जाएगा, उसके साथ व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, चौथी पॉइंट देखिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है, यानी कि जितने भी लिगेंड होंगे। ठीक है, लिगेंड का मतलब लिगेंड की कैसे पहचान कर लेंगे, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ क्या जुड़े होते हैं, लिगेंड जुड़े होते हैं। तो वो कहा जा रहा है कि जो लिगेंड होते हैं और प्रत्येक लिगेंड के पास क्या होते हैं, कम से कम एक कक्षक होता है। ठीक है, तो कह रहा है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में होता है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है। तो एक कक्षक होगा तो उनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होता है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है।
अब इसके बाद आगे देखिए जा रहा है 5वीं पॉइंट में, इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक संकुल यौगिक में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह संकुल यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। ठीक है, यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो उपसंयोजक यौगिक है या फिर संकुल यौगिक है उसमें अगर एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होंगे तो उस उपसंयोजक यौगिक की प्रकृति कैसी होगी या संकुल यौगिक की प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 6वें पॉइंट में कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि यदि संकुल यौगिकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वह संकुल प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो किसमें हो, युग्मित के रूप में हो, तो वह उपसंयोजक यौगिक की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो उपसंयोजक यौगिक है या फिर संकुल यौगिक है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी अगर वो सभी युग्मित होते हैं तो उस संयोजक यौगिक या उपसंयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होंगे। ये चीज है प्यारे बच्चों सहसंयोजक आबंध सिद्धांत। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे संयोजकता बंध की सीमाएं, यानी कि जो संयोजकता आबंध की जो यानी कि जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी सीमाएं क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में आपसे ये भी संयोजकता आबंध की सीमाएं भी पूछा जाता है। तो पहली पॉइंट में देखिए कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा है। यानी कि ये जो नियम है प्यारे बच्चों वह संकुल यौगिकों की रंग यानी उसका रंग कैसा होगा और उसमें स्पेक्ट्रम कैसा होगा उसकी प्रकृति या उसकी व्याख्या करने में यह सिद्धांत क्या हो गया, असफल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर इसके बाद एक और नियम आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो वो सिद्धांत प्यारे बच्चों पूरी उपसंयोजक यौगिक में उसके आबंध की प्रकृति, उसके रंग, उसके स्पेक्ट्रम सब कुछ उसकी व्याख्या कर डालता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद दूसरी पॉइंट में देखिए कहा जा रहा है कि यह दुर्बल तथा प्रबल लिगेंडों के मध्य अंतर को परिभाषित करने में असमर्थ रहा है। बात समझ में आ रही है। तीसरी पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत संकुल यौगिकों की क्रियाविधि की व्याख्या नहीं कर सका है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनकी संयोजकता आबंध की सीमाएं हो जाएंगी। बात समझ में आ रही। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक थी वो कंप्लीट होती। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।